देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की। अभी तक हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर डिग्री मालूम है ना? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, मतलब किसी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार, मतलब कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें सिंगल डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। 3 बार किया तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूंगा, यानी यहाँ पर केवल dy/dx का टर्म रहेगा, पहली बात। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हमने फर्स्ट डिग्री की बात की थी। डिग्री क्या होती है? इसकी पावर। इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 है। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ज़्यादा है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। मान लिया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें dy/dx की वैल्यू हो +4 d2y/dx का स्क्वायर हो और प्लस d3y/dx³ हो, तो इसका ऑर्डर क्या है? जोर से बोला करिए। इसका ऑर्डर है d2y/dx²। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाई ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डिग्री। ऑर्डर का मतलब डिग्री है। तो हाँ, तो जितनी मैंने क्या बोला? मैंने डिग्री पूछा आपसे, हमने केवल ऑर्डर पूछा। यानी कि जितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर तो हो गया 3, और डिग्री क्या है? 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ चूंकि डिग्री ज़्यादा हो सकती है, इसकी पावर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डिफरेंशिएट केवल एक बार किया जाएगा। ठीक है, मतलब किया जाएगा मतलब दिया होगा। ठीक है, अच्छा, देखिए, तो अगर इसका जनरल फॉर्म हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री n। डिग्री n है, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक कांस्टेंट मान लिया p0 आ गया, ये dy/dx एक बार डिफरेंशिएट किया ना, इसकी पावर n लिख दें, कोई दिक्कत? मैं होल पावर की बात कर रहा हूँ, इसको dny/dx फॉर n मत लिख देना। प्लस एक नया कांस्टेंट p1 आ गया, ये कैपिटल P लिख रहा हूँ, dy/dx की पावर n-1 प्लस p2 dy/dx की पावर n-2 अप टू pn। इस प्रकार का एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया है तो इसको कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री n। ठीक है, अब आपके यहाँ कितने डिग्री का आता हो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पर एक खास चीज़ लिखी गई है, जो dy/dx है ना, इसको बार बार न लिखना पड़े, इसके लिए इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल p। ठीक है, तो अगर स्मॉल p के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? p0, ये कैपिटल है, मतलब ये जो p0 p1 p2 जो है, p0 p1 p2 ये सब क्या है अप टू pn, ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी किस बला का नाम है? ये आर्बिट्रेरी कहाँ रहती है, किस मोहल्ले में रहती है? क्या होता है आर्बिट्रेरी? बोले अगर हम आर्बिट्रेरी मतलब नहीं मालूम है तो अपना आप सवाल बताओ और मेथड बताओ। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, नहीं मालूम को? मतलब ये चेंज हो सकती है वैल्यू, कहीं पर p0 1 हो सकता है, कहीं 3 हो सकता है, कहीं 4 हो सकता है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे आप 2 3 4 5 लिखते हैं, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहलाते हैं, ये पक्के होते हैं, 2 मतलब 2 होता है। लेकिन ABC लिखते हैं तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर p0 स्मॉल p की पावर n ऐसे लिख देंगे। स्मॉल p बोले तो dy/dx प्लस p1 स्मॉल p की पावर n-1 प्लस p2 स्मॉल p की पावर n-2 अप टू सो प्लस pn इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो सकता है। तो जब भी स्मॉल p हो उसमें स्मॉल p मतलब बना होगा, मालूम हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा भी हो कि p स्टैंड्स फॉर क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, नोट करें पहले इसको।
अब इसका मेथड क्या होता है सॉल्व करने का? देखिए इसके कई मेथड होते हैं। आपको मालूम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या गिवन है? डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन होगा जिसमें p गिवन होगा, द डिवाइड एक्स का टर्म होगा, इसमें x गिवन होगा और इसमें y गिवन होगा, इस प्रकार से गिवन होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ p की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक इसमें आएगा सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर p मतलब पहले p के लिए अगर ये सॉल्व हो सकता है तो हम p के लिए इसको सॉल्व करेंगे और उस मेथड से भी, मेथड क्या होता है तो बात की बात है, उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है इसमें सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर x। तीसरा तरीका हो सकता है सॉल्वेबल फॉर y, y के लिए सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में दे देंगे, 90% देंगे नहीं वो, तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये, इससे हम p की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं या x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा होता है वन वेरिएबल मिसिंग, अगला मेथड है वन वेरिएबल मिसिंग। वेरिएबल बोले तो x या y कोई एक मिसिंग हो, उसमें वन वेरिएबल मिसिंग, ये भी एक मेथड होता है। पांचवा मेथड है होमोजीनियस इन x एंड y, होमोजीनियस इन x एंड y। अब आप ये कह सकते हैं कि श्रीमान ये बताइए कि भाई होमोजीनियस तो हम पढ़ चुके हैं ना, लेकिन मैडम वो होमोजीनियस था फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री यहाँ ज़्यादा होगी, तो मेथड चेंज हो जाएगा ना। और अगला है क्लैरेट्स इक्वेशन है, CLAIRAUTS, क्लैरेट्स इक्वेशन, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये 5-6 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। आपको ये मेथड नहीं पढ़ना है, आपको ये मेथड नहीं पढ़ना है, होमोजीनियस इन x एंड y नहीं पढ़ना है, वन वेरिएबल मिसिंग नहीं पढ़ना है, आपको सॉल्वेबल फॉर p पढ़ना है, सॉल्वेबल फॉर x पढ़ना है, सॉल्वेबल फॉर y पढ़ना है, और क्लैरेट्स इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, वो किस फॉर्म में आएगी क्या होगी वो अपने आप मालूम हो जाएगा। तो हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं कि सॉल्वेबल फॉर p कैसे लगाया जाता है। अब देखिए ये सॉल्वेबल फॉर p कैसे इसको करेंगे। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हमने जो लिखी थी p0 dy/dx है, p की पावर n पढ़ाई हो गई ना। अगर हम मान लें कि उसके हम फैक्टर कर लें, सपोज कर दें कि इक्वेशन 1 कैन बी फैक्टराइज, अगर हम ये कर दें कि इक्वेशन 1 जो पहला इक्वेशन बना था ऐसे लिखा था ना, p0 p1 की पावर n, p की पावर n प्लस p1 p की पावर n-1 प्लस कैपिटल p2 p टू पावर n-2 अप टू सो ऑन प्लस कैपिटल pn, ये है ना, इसको इक्वेशन 1 माना। तो कह रहे हैं अगर ये स्मॉल p के लीनियर फैक्टर्स के रूप में फैक्टराइज हो जाए, यानी सपोज करें इक्वेशन 1 कैन बी फैक्टराइज इन द फैक्टर्स ऑफ, इन द लीनियर फैक्टर्स ऑफ p, लीनियर फैक्टर्स ऑफ p, अगर ये स्मॉल p के लीनियर फैक्टर्स के रूप में फैक्टराइज हो जाए। इंग्लिश पे न जाना कि वो तो एक सेंटेंस गलत लग रहा है, क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर की इंग्लिश नहीं है, ये मैथमेटिक्स टीचर की इंग्लिश है जिसमें इस जगह वाज जगह विल लगी जाता है। तो फैक्टर कैसे आएंगे? फैक्टर ऐसे आएंगे, p माइनस कोई एक फंक्शन रहा होगा x1 y1 के टर्म में, क्यों एक ये फैक्टर हो सकता आ जाए भाई, p रहेगा और x y के तो फंक्शन रहेंगे। दूसरा फैक्टर ऐसा हो सकता है p माइनस f2 xy, नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से n फैक्टर्स हो सकते हैं, p माइनस fn xy, इस प्रकार के फैक्टर हो गए आपके पास इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भाई, सब मल्टीप्लाई में है ना, तो इन फैक्टर्स को आप अलग अलग 0 कर दीजिए। तो हमने क्या किया, p माइनस f1 xy को 0 किया और इसको हमने सॉल्व किया। एक्चुअली में p क्या लिखा हुआ है, dx लिखा है ना, तो तुम इसको सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे।
अब सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाए। भाई ये एक्चुअली में ये लिखा है dy बाई डी एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब ये जो आपका इक्वेशन बना ये ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया और डिग्री 1। तो अब आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हो गया। अब इसके तरीके आपको वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस बहुत सारे बताए गए हैं। अब ये तो ऑन स्पॉट देखना पड़ेगा कि भाई इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा इसमें, x आएगा, y आएगा और कांस्टेंट आएगा। यानी इसको सॉल्व करने पर हमको कैप मान एक ऐसा फंक्शन जिसमें x होगा, y होगा, एक कांस्टेंट c1 होगा, ऐसा एक सोल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, भाई हमको एक्चुअली में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, कोई एक कर्व रहा होगा, कर्व को डिफरेंशिएट किया होगा और उस कर्व का आपने डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया, हमको फिर वही कर्व प्राप्त करना होता है। तो चूंकि उस कर्व को डिफरेंशिएट करके आप लाए हो तो हमें उल्टा इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो चूंकि आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया है तो हमको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट c1 आ गया। उसी प्रकार से जब आप p माइनस f2xy को जीरो करोगे तो यहाँ से भी एक नया सोल्यूशन निकलेगा। मान लिया वो कैपिटल F2 x y और एक कांस्टेंट c2 आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार से सभी सोल्यूशन निकलते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से एक p माइनस एफ एन एक्स वाई को जीरो करोगे तो यहाँ से एक नया एक और सोल्यूशन आएगा एक्स वाई सी एन। इस प्रकार के सोल्यूशन आ गए, नहीं आ गए। कितने कांस्टेंट यूज़ किया आपने, C1 C2 अप टू Cn। किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली जो भी लिखा था हमने, कितने ऑर्डर की थी वो, 1 ही ऑर्डर की थी ना। तो उस 1 ऑर्डर की थी, तो जब आप उसको सॉल्व किसी मेथड से कर रहे होंगे तो आप एक ही बार तो इंटीग्रेट करोगे ना, तो कांस्टेंट एक ही तो आएगा ना, तो n थोड़े कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो C1 C2 है ना, ये सब क्या होंगे, ये सब इक्वल होंगे और इन सबको हम क्या मान लेंगे, c। सबके कांस्टेंट सेम होंगे, अलग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब आपका nth ऑर्डर का माना था आपने, nth ऑर्डर नहीं सॉरी nth डिग्री का, तो n फैक्टर मिले थे, n सोल्यूशन मिले। तो जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, तो क्या होगा, ये मिले हैं सोल्यूशन, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, f1 x y c, c1 नहीं, इंटू f2 x y c अप टू fn x y c बराबर 0। इस प्रकार से ये सोल्यूशन मिलेगा। मेथड समझ में आया, सॉल्युबल फॉर p मेथड ही कहलाता है, ठीक है। इसे नोट करें, फिर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, हमने मेथड नहीं लिखा। p का मतलब जानते हैं डिवाइड एक्स, यानी ये डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर डिवाइड एक्स की पावर 1 है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, d2 डिवाइड एक्स, ये d2 डिवाइड एक्स उसका लिखा हुआ है। आप कहाँ हो, ये p का स्क्वायर है, 2 बार डेरिवेटिव थोड़ी लिखा है, p इज व्हाट, p इज डिवाइड एक्स, तो आप डिवाइड एक्स का स्क्वायर कर रहे हो ना, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया गया। एक्चुअली में क्या लिखा है, एक्चुअली में लिखा है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसमें केवल एक डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव, इसीलिए इसको कहा गया फर्स्ट ऑर्डर। चूंकि इसकी पावर 2 है तो डिग्री हायर हो गई, 2 डिग्री हो गई, ठीक है। अब क्या आपके यहाँ पर x टर्म दिया है, y टर्म दिया है, अलग से नहीं दिया है ना, तो सॉल्युबल फॉर x तो हो नहीं सकता, सॉल्युबल फॉर y हो नहीं सकता, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि p के ही फैक्टर हम कर सकते हैं। तो हमसे वो कहें चाहे न कहें, हम फिलहाल इसको सॉल्युबल फॉर p ही लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया जाए। फैक्टराइज का तरीका बताइए, क्या तरीका, कैसे फैक्टराइज करेंगे आप, बहुत बड़े स्टैंडर्ड का ना सोचिएगा, फैक्टर क्लास 9 से पढ़ाया जाता है, 8th में भी पढ़ाते हैं। क्या तरीका होता है, 6 प्लस में है ना, 6 के ऐसे टुकड़े करिए जिसको स्प्लिट करिए कि इसको प्लस करने पर 5 आ जाए, तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6, यानी आप इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस इसको 3p लिख सकते हैं, इसको 2p लिख सकते हैं, प्लस 6 लिख सकते हैं बराबर 0। बचपन में पढ़ा होगा आपने।
वैसे तो मुझे डायरेक्ट फैक्टर लिख देना चाहिए, ठीक है। तो p कॉमन लेंगे तो आएगा p-3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा p-3, और ये समझिए कम से कम 20% से लेकर के 50% तक ग्रेजुएशन पहुँच गया जो स्टूडेंट है, वो कैसे पूछा वो जाने, उसको ये फैक्टर नहीं आते, ठीक है। तो ये p-3 लिखा और ये p-2 लिखा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नाउ टेकिंग फर्स्ट फैक्टर, टेकिंग फर्स्ट फैक्टर p-3 बराबर 0। p-3 बोले तो dy/dx -3 बराबर 0। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बोले सॉल्व कैसे करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, हम नोट डाउन। हम इसको करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 3 करेंगे। अब अगला स्टेप बताओ, इतना टाइम लगेगा। अरे भाई dx को 3 की तरफ शिफ्ट कर दो, तो dy इज इक्वल टू 3dx, और दोनों तरफ वेरिएबल और सेपरेबल मेथड लग गया, इंटीग्रेट कर दो। अब आप कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल कहाँ, 3। अब 3 तो बेचारा क्या किया जाए, तो बीच वाला है, इसको चाहे y के साथ ले आओ चाहे 3 के साथ ले जाओ, dx के साथ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटीग्रल क्या होगा y, इसका क्या होगा 3x प्लस नया कॉन्स्टेंट c। ये पहला इक्वेशन हो गया। या हम लिख सकते हैं y माइनस 3x माइनस सी बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ये पहला सोल्यूशन आपका पहले फैक्टर का सोल्यूशन निकला, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग सेकेंड फैक्टर। 3 फैक्टर हो सकते थे, वैसे कोशिश वो इतना करेंगे कि आपको क्वाड्रेटिक देंगे, ठीक है। मान लें क्वाड्रेटिक में फैक्टर तो हो ही जाएंगे, क्यूबिक दे सकते हैं, आपको रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई की जा सकती है, धराचार से भी पी की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर यहाँ सिंपली फैक्टर ना बनते तो हमको धराचार निकालना पड़ता, कुल मिलाकर के पी का मान निकालना है आपको। टेकिंग सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, सेकेंड ये सही है या ये वाला सही है, ये सही है सेकेंड या ये वाला सेकेंड सही है। सेकेंड फैक्टर लिखा हमने, ये पहला वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। रोमन नंबर में इसका मतलब ही फर्स्ट होता है, इसका मतलब ही सेकंड है। तो ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, बोले आपने बताया नहीं था रोमन नंबर लिखा। नहीं हमने, ये रोमन नंबर है ना, रोमन नंबर में एनडी नहीं लगाया जाता है, जो लगाते हैं मूर्ख है। रोमन नंबर में एनडी नहीं लगाया जाता है, जब आप 2 लिखेंगे ना तब एनडी लगाएंगे। थर्ड का मतलब ये, किसका मतलब ही थर्ड होता है। आपको 3 लिखना है तब आरडी लगाइए, ठीक है। अब आप कहेंगे अच्छा माने हमने लगा दिया तो क्या मैथ का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जी नहीं। अब मान लिया आप ही हैं और आप टीचर बन जाए तो आप तो यही सही मानोगे ना, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम बताते इसलिए कभी अपने बच्चों को बताना पड़ जाए, तुम्हें मम्मी के नहीं मालूम, बीएससी पढ़े हैं, एमएससी किए, कहाँ से पढ़े हो, कनेपी वाजपेयी वैसे भी पढ़ा होते हैं, वही नहीं हो जो यूट्यूब में पढ़ा हो रहा है, जिनके समय बाल नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, सुनिए ध्यान से। सेकेंड फैक्टर क्या है, p-2 बराबर 0, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 2। ऐसा नहीं कि dx को उधर ही ट्रांसफर करें, इधर देखिए बहुत लोग यहीं पर भी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ dx लगा देते हैं। तो आप फिलहाल dx को उधर ले जाओ, तो ये क्या आएगा, dy इज इक्वल टू 2dx इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। dy का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, y, चलो कैमरे को कैद करो, dy का इंटीग्रल क्या हो जाएगा y, और 2dx का x प्लस कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट हमने क्या कहा था कि यहाँ c1 यहाँ c2 नहीं ऐड करेंगे, कांस्टेंट विल बी सेम। क्यों, अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भैया, ये यही एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। और यहाँ पर केवल एक डेरिवेटिव है, dy/dx है, उसका होल इसको अलग की बात है, लेकिन डिफरेंशिएट एक बार किया गया है। तो जैसे डिफरेंशिएट एक बार किया गया है, y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, उसकी पावर 2 कर दो 3 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमको कर्व दोबारा प्राप्त करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट भी तो एक ही बार करोगे ना। तो यानी ये आ गया y माइनस 2x माइनस सी बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपको सोल्यूशन इसका निकालना है, जनरल सोल्यूशन या रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दो। सो नाउ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आएगा, y माइनस 3x माइनस सी इंटू वाई माइनस 2x माइनस सी बराबर 0, ये आपका आंसर आएगा।
ठीक है, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और चाहो तो मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है सॉल्युबल फॉर पी, ठीक है। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा पी स्क्वायर, पी बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर पी है डी वाई बाई डी एक्स। तो बताइए ये ऑर्डर क्या है इसका? भाई एग्जाम में आएगा तो अपने आप से क्वेश्चन करेंगे ना, इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? हाँ, ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है। अब हमारे पास मेथड कितने हैं? एक तो सॉल्युबल फॉर पी है, सॉल्युबल फॉर एक्स है, सॉल्युबल फॉर वाई है और क्लैरेट्स फॉर्म। मेन 4 फॉर्म है, 2 हमने और बताए थे वो नहीं यूज करने हैं। क्या यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है? निकाल सकते हो। सेक वाई के अंदर से घुसेड़ के निकाल लोगे जाकर के, उसके इसके एंगल से निकाल लोगे। भाई मान लेते हैं वाई में क्वाड्रेटिक है, हम धराचार लगा देंगे वाई निकल आएगा, लेकिन ये सेक वाई के अंदर कहाँ से घुस जाएंगे हम? तो नहीं, यहाँ वाई की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, ठीक। एक्स तो है ही नहीं, काम ही खत्म। यहाँ पी में क्वाड्रेटिक है ना, तो पी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब पी की वैल्यू आपको 2-3 मिनट का समय देते हैं, पी की वैल्यू निकालो। भाई इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं आप, फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो धराचार लगाइए। इट इज क्वाड्रेटिक इन पी है ना, इट इज क्वाड्रेटिक इन पी है ना, तो धराचार तो क्वाड्रेटिक से वैल्यू निकालना सिखा दिया है, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर करेंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर होता था, एक्स यहाँ क्या लिखा है हम जानते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है उसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक का था वो क्या था? वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था ना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकलती थी, यहाँ एक्स जगह पी है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ए यहाँ पर क्या है? ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर क्या है? बी यहाँ पर 2 वाई सेक वाई है और सी यहाँ पर क्या है? यहाँ वाई स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू हम निकालना सीखे हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये फार्मूला किसने दिया था? इंडियन मैथमेटिशियन श्रीमान धराचार्य, श्री धराचार्य साहब। धराचार्य वो श्रीधर आचार्य थे, वो आचार्य थे और उन्होंने संस्कृत में लिखा था श्लोक के रूप में। हमने बाद में फॉर्मुलेट किया, हमने मतलब हमने नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने, उन्हीं के कुछ किसी फॉलोअर ने किया, ठीक है। तो यहाँ x का मतलब क्या है? p, ठीक है, और माइनस b का मतलब क्या है? 2y सेक y प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो 4y स्क्वायर सेक स्क्वायर y माइनस 4a बोले तो 1, c बोले तो y स्क्वायर होल अपान 2a बोले तो 1। पहुँचे यहाँ तक? राइटिंग बड़ी गंदी है, क्या बताएं। भगवान जब मिलेंगे तो ये बताओ, जब मास्टर बनाना था तो 2-3 काम कर लेना चाहिए था। सर में थोड़े बाल ज़्यादा दे देते, थोड़ा सुंदर मुंदर बना देते, थोड़ी हाइट बढ़ा देते, तो बोले तो मास्टर कहें, भगवान कहेंगे ससुरे तुमको हीरो ना बना देते, मास्टर ही बनना था ना। अरे चलो उतना ना करते, रेटिंग अच्छी दे देते, क्या बताएं। नोट कर लिया। अब ज़रा एक चीज़ देखिए, रूट, अच्छा इसको कुछ कहते हैं, इसका कुछ हमें यहाँ मतलब उससे है नहीं। ये जो 20 का मैंने 4ac अंदर लिखा है, इसका कुछ निकनेम है? बोले यार तुम अपना सवाल बताओ, मेथड, धराचार फार्मूला बताओ, इसका निकनेम बताओ। फर्स्ट में ST लगाते हैं, सेकंड में ND क्यों नहीं लगाते? ये छोटे क्लास की बातें हैं, हम बड़े हो गए हैं, वो भूल गए। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, नहीं याद है? नहीं याद है? याद दिलाने के बाद भी नहीं याद आया? आप जब नेचर ऑफ रूट पढ़ते थे, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, ये डिसाइड करता था, तो ऐसे याद आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, P इज इक्वल टू, यहाँ से आपको 4y स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और 4y स्क्वायर जब ब्रैकेट के बाहर निकले, रूट के बाहर निकलेगा तो 2y बन जाएगा। तो क्या ये आपका माइनस 2y सेक y प्लस माइनस 2y बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा? अंदर रूट के अंदर सेक स्क्वायर y माइनस 1 बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, तो वो बाहर निकलेगा तो tan y बचेगा? नहीं बचेगा, और अपान 2 बचेगा। क्या अगले स्टेप में ये 2 कॉमन होकर के, अगले स्टेप में ये इसको कैंसिल नहीं कर देगा? इरेज ना कर देना, उसको कैंसिल किया गया है, यानी कि p की वैल्यू, नहीं ये काम खत्म हो गया अगले स्टेप में, यानी कि यहाँ से क्या निकला? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y सेक y
प्लस माइनस वाई टेन वाई, ये वैल्यू निकली। ठीक, पहुंचे यहाँ तक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करेक्ट 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 करेक्ट, गलत हो गया। पूरा वाही वाई घुसा पड़ा हुआ है, ये गलती हमसे लिख गई, ये सेक एक्स लिखा हुआ है। ठीक, पहली चीज़ तो इसको सेक एक्स कर, वही मैं देख रहा था सब जगह वाही वाई है, तो एक्स कहाँ चला गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर सेक एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर सेक एक्स आएगा, यहाँ पर टेन एक्स आएगा, यहाँ पर सेक एक्स आएगा, यहाँ पर टेन एक्स आएगा। गलत हो गया था, एक्चुअली में हर जगह वाई है तो पूरा वाई का ही फंक्शन है। ठीक, पहुँचिए। अब देखिए आपको एक चीज़ दिख रही है, एक तो पहले पॉजिटिव साइन ले लो। पॉजिटिव साइन लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यह क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस का वाई कॉमन ले लें हम। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, सेक एक्स बचेगा। आपने पॉजिटिव साइन कॉमन लिया है, ऐसा रहने दो, ये माइनस सेक एक्स है, तो यहाँ प्लस टेन एक्स बचेगा, यानी सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो आपका को क्या ये वेरिएबल आर सेपरेबल नहीं दिख रहा है, तो नहीं वाई को इधर ले आओ, डी वाई अपान वाई ले आओ, और यहाँ पर क्या कर दोगे, टेन एक्स माइनस सेक एक्स के साथ डी एक्स ले लो। वो एक्चुअली पॉजिटिव था, पहले लिख दिया, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग वाई हो जाएगा। इसका बताइए इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। मतलब अलग अलग इंटीग्रल समझेंगे ना, अगर पूरे का एक साथ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग करेंगे। तो टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कैन लियो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज क्लास 11, देयर वाज ए फार्मूला ऑफ टेन एक्स, देयर वाज अ मेथड दैट इज नॉट है लॉग सेक एक्स। वेरी गुड, एक लॉग सेक एक्स होता है, एक माइनस लॉग कॉज एक्स होता है। चूंकि सेक एक्स की का परिवार है तो हम लॉग सेक एक्स लिखेंगे, तो ये हो गया लॉग सेक एक्स माइनस सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, बोले एक आप लिख दो, एक हमने बताया है, एक आप बताओ। सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो चूंकि इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, तो सी को भी हम लॉग फैमिली का ले लेते हैं, प्लस लॉग सी। तो देखिए इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं, तो आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, इधर देखिए लॉग ये सेक एक्स है। ठीक है, और ये माइनस का तो अपान में आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये भी कर सकते हैं, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको माइनस बना सकते हैं, वो एक अलग की बात है, ये आप सब कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या दोनों तरफ लॉग हट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू सी सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये सोल्यूशन पहले फैक्टर का निकला है, y इज इक्वल टू सी सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अच्छा ये देखो दो चीज़ें, आंसर हमारा टैली नहीं भी हो सकता है। बोले अच्छा हाँ नहीं मिल पा रहा होगा, किताब में कुछ और लिखा होगा, कहानी बता रहा हो, क्योंकि लॉग सेक एक्स भी होता है, माइनस लॉग कॉज एक्स भी होता है। अगर मैं इसको माइनस लॉग कॉज एक्स लिख दूं, ठीक है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे ना, तो माइनस इधर भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये भी सही है। तो y माइनस सी सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये पहला सोल्यूशन आपका निकला, इसको नोट कर लीजिए पहले। फिर सेकंड सोल्यूशन की बात करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इरेज करने का प्राविधान है ना, हम यहीं पे साइन चेंज कर देंगे। एक सोल्यूशन निकल आया, अब ज़रा सेकंड सोल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा साइन लेंगे आप, नेगेटिव साइन, उसी पॉजिटिव में वाइटनर लगा देना। देखो जब नेगेटिव साइन लोगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब नेगेटिव हो जाएगा, इधर देखिए, तो दोनों पॉजिटिव करके माइनस बाहर लिख दें, कोई दिक्कत, तो इस माइनस को हटा दें, यहाँ ले आवें, कोई दिक्कत, ला सकते हैं ना। और टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, लॉग सी प्लस में लिखा है। यहाँ तक समझ की बात नहीं आ गई है, तो देखिए इधर लिखे दे रहे हैं,
उधर एक सोल्यूशन लिखा है इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो इसको माइनस को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। हो सकता है माइनस को लगा रहने दें tan के साथ और कहेंगे इसका इंटीग्रल log cos x माइनस log cos x होता है तो प्लस में लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके हो सकते हैं। अच्छा, क्या इस माइनस को हटाया जा सकता है यहाँ से? भाई log हटाना पड़ेगा ना आपको। एक मिनट, नहीं नहीं, ये स्टेप चेंज होगा ना, ये स्टेप चेंज होगा। ये तीनों मल्टीप्लाई में है ना, log m इंटू एन इंटू समथिंग, तो यानी ये आएगा माइनस का log y इज इक्वल टू log ये sec x आएगा इंटू sec x प्लस tan x आएगा और इंटू c आएगा, ये आएगा। अब हमको log को हटाना है, तो क्या ये दोनों तो log हट सकता है? अच्छा, हट जाएगा। अब माइनस कहाँ ले जाओगे इसको? माइनस को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये इसके इन्वर्स में आएगा, तो आप हटा दो। ये 1/y लिखा है ना, तो 1/y, इधर थोड़ा सा, अब इधर आ जाओ, आजा 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 आजा, तो ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू c इंटू sec x इंटू sec x tan x, ये हो गया, ठीक है। अब ये जानबूझ करके हमने कहा ना फॉर्मेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई y तो न्यूमरेटर में है, यहाँ कुछ है नहीं, तो ऐसा करो इसको अपान में लिख दो, वो कुछ कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा करिए, हाँ ले जाना चाहते नहीं हम, चलो ले जाओ। वाई सी चाहो तो 1/cos x कर दो, मतलब केवल और कुछ नहीं करना, sec x प्लस tan x है, प्लस tan x है, और कुछ ये नहीं कह रहे हैं। ये y को इसके साथ मल्टीप्लाई में लेना नहीं चाहते हैं, तो ना लो, मत लो ना। तो y बराबर ये 1/, लिख दो सब कुछ, क्या दिक्कत है? c sec x चलेगा ना, इंटू sec x प्लस tan x। अगर आपको लगे कि न्यूमरेटर कुछ खाली खाली लग रहा है तो sec से कह दो भैया आप ऊपर चले जाओ, तो ये आपका cos x हो जाएगा। 1/c ऊपर हो सकता है, मतलब चेंज कर सकते हैं आप। हम लेकिन क्यों चेंज करें भाई? y माइनस 1/c sec x इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x, मतलब आंसर का फॉर्मेट चेंज हो सकता है। देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 1/c को ऊपर c डैश लिख सकते हो, c डैश लिखेंगे नहीं c लिखेंगे, और sec x को ऊपर लिख सकते हो क्या? cos x, और अपान में क्या है? sec x प्लस tan x। ये फॉर्मेट भी लिखा जा सकता है, जो कि बुक में ऐसा फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमारा गलत है, आप यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो। कंबाइनिंग क्वेश्चन नंबर कौन सा डालेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर तो कोई डाली नहीं हमने, रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दो। कहा कंबाइनिंग लिखोगे अंग्रेजी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, ये जो पहला सोल्यूशन निकला था इसको 2 डाल दो, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों मतलब बराबर सेम है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get the required solution, the required solution that is, एक आएगा y माइनस c sec x अपान sec x प्लस tan x, आएगा y माइनस c cos x अपान sec x प्लस tan x। वो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसा इन्होंने किया है, बोले अच्छा नहीं लग रहा है ये न्यूमरेटर, अजीब लग रहा है, एक जैसा लगेगा, तो खुश करने के लिए किया गया, ठीक है। तो ये तरीका है, नोट करिए।